आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज का यानी 2026 का भारत कैसा दिखता? हमारे पास एक लेख है जो इसी कल्पना की गहराइयों में उतरता है, और ये सिर्फ एक हवाई ख्याल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अंबेडकर के अपने सिद्धांतों, उनकी लिखी किताबों और उनके संघर्षों के आधार पर एक विश्लेषण है। तो आज हम इसी काल्पनिक भारत की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये आज की हकीकत से कितनी अलग है। और ये जो क्या होता अगर वाले सवाल होते हैं ना, ये सिर्फ कल्पना के लिए नहीं होते। ये असल में किसी भी महान व्यक्ति की सोच के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचने का एक जरिया होता है। और ये लेख इसी बात को पकड़ता है। ये बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो दृष्टि थी वो किसी क्लासरूम में बैठकर नहीं बनी थी। वो उनके अपने निजी अनुभवों से निकली थी। सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने से रोक दिया जाए, जिसे क्लास में सबसे अलग बिठाया जाए, हाँ, वो बड़ा होकर बदले की भावना भी तो रख सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस दर्द को, उस अपमान को विचारों की एक क्रांति में बदल दिया। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं। अंबेडकर के भारत की नींव क्या होती? लेख कहता है कि उनकी सोच 4 मजबूत खंभों पर टिकी थी: बराबरी पर आधारित समाज, शिक्षा से तरक्की, वैज्ञानिक नजरिया और एक ऐसा शासन जो धर्मनिरपेक्ष और सबके लिए न्यायपूर्ण हो। हाँ, उनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में वोट डालना नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए लोकतंत्र लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का, उनकी सोच का हिस्सा होना चाहिए था। और जो बात आपने कही कि ये सोच आई कहां से, वो बहुत अहम है। जब उन्हें बचपन में वो अपमान झेलना पड़ा तो उन्होंने महसूस किया कि समाज को सिर्फ जोशीले भाषणों से नहीं बदला जा सकता। समाज को बदलने के लिए ताकत चाहिए, और वो ताकत ज्ञान से आती है। इसीलिए तो उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र की इतनी गहरी पढ़ाई की, ताकि उनके पास सिर्फ भावनाएं न हों बल्कि ठोस नीतियां और एक मजबूत आर्थिक मॉडल भी हो। ये बात बहुत दिलचस्प है कि व्यक्तिगत अपमान को एक रचनात्मक शक्ति में बदल देना। तो अगर हम इस काल्पनिक भारत में और गहरे उतरें तो लेख के मुताबिक सबसे बड़ा और पहला बदलाव कहाँ दिखता? सबसे बड़ा बदलाव दिखता शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा। और यहाँ लेख कोई आम बात नहीं कहता कि सबको अच्छी शिक्षा मिलती। वो इसके पीछे के पूरे मॉडल को समझाता है। लेख के अनुसार प्रधानमंत्री अंबेडकर राज्य समाजवाद यानी स्टेट सोशलिज्म के समर्थक होते। इसका मतलब था कि देश के जो मुख्य उद्योग हैं, जैसे खेती, बीमा और बड़ी इंडस्ट्रीज, उन पर सरकार का नियंत्रण होता। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्यादातर चीजें सरकारी होती? क्या ये आज की प्राइवेटाइजेशन की सोच से बिल्कुल उल्टा नहीं है? बिल्कुल उल्टा है। और इसके पीछे उनकी एक खास सोच थी। उनका मानना था कि इन उद्योगों से जो भी मुनाफा होगा उसे सीधे तौर पर देश की 2 सबसे जरूरी चीजों पर खर्च किया जाएगा: शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी हर बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि ये देश के आर्थिक मॉडल का एक हिस्सा होता। और स्कूलों में सिर्फ रटना नहीं, बच्चों को सवाल पूछना और तार्किक ढंग से सोचना सिखाया जाता। इसे ही वो प्रबुद्ध भारत यानी एनलाइटेंड इंडिया कहते थे। एक ऐसा भारत जो ज्ञान की रोशनी से चले। बिल्कुल। शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक नतीजा होता। और इसका समाज पर क्या असर पड़ता, खासकर उस जाति व्यवस्था पर जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी? असर बहुत गहरा होता। लेख कहता है कि जब शिक्षा और आर्थिक अवसर सबके लिए बराबर हो जाते तो जाति व्यवस्था की जड़ें अपने आप कमजोर पड़ने लगती। अच्छा। उनकी सोच गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के विचार से थोड़ी अलग थी। कैसे? और औद्योगिकरण के पक्ष में थे। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद है। वो गांव के बजाय शहरों को तरजीह देते। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि जब लोग काम के लिए गांव से शहरों में आते हैं तो उनकी जाति की पहचान वो पीछे छूट जाती है। शहर में आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, बल्कि ये पूछता है कि आपका हुनर क्या है। सही बात है। शहर में लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी पहचान बनाते हैं। इससे लोगों की पहली पहचान भारतीय बनती, ना कि उनकी जाति। और अर्थव्यवस्था में भी खेती, उद्योग और मजदूरों, तीनों के बीच एक संतुलन होता। एक तरफा विकास नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला विकास। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस काल्पनिक 2026 में एक आम इंसान की जिंदगी की कल्पना करें तो वो कैसे दिखती?
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या फर्क होता? बहुत बड़ा फर्क होता। गांव में भी शहर जैसी सुविधाओं वाले स्कूल और अस्पताल होते तो लोगों को मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ता। अच्छा। शिक्षा स्किल बेस्ड होती तो बेरोजगारी बहुत कम होती। और शायद सबसे बड़ा फर्क महिलाओं की स्थिति में दिखता। लेख इस पर बहुत जोर देता है। समाज में महिलाएं सिर्फ घर नहीं चलाती बल्कि देश की नीतियों को बनाने में भी उनकी बराबर की भागीदारी होती। और ये बात तो अंबेडकर ने कई बार कही भी है। मुझे उनका एक कोट याद आ रहा है, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। बिल्कुल सही। उनके भारत में महिलाओं को सिर्फ बराबरी का हक नहीं मिलता बल्कि उन्हें नेतृत्व करने के मौके दिए जाते। और एक और बात, लोगों का झुकाव विज्ञान और तर्क की तरफ ज्यादा होता। अंधविश्वास और पाखंड की कोई जगह नहीं होती। तो समाज में लोग फालतू के मोबाइल एंटरटेनमेंट में खोए रहने के बजाय किताबों, विचारों और बहसों में ज्यादा रुचि लेते। हाँ। एक बौद्धिक रूप से जिंदा समाज होता। लेकिन भारत जैसा देश जहां धर्म और आस्था लोगों की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, वहां वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता? क्या लेख इस चुनौती पर भी कुछ कहता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। लेख के मुताबिक अंबेडकर का धर्मनिरपेक्षता का विचार धर्म का विरोध करना नहीं था। अच्छा। उनका मानना था कि धर्म हर इंसान का निजी मामला है। सरकार का काम किसी धर्म को बढ़ावा देना या दबाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी धर्म दूसरे पर हावी ना हो। हाँ, और विज्ञान और तर्क के रास्ते में ना आए। वो बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित थे, जहाँ करुणा और तर्क साथ साथ चलते हैं। तो समाज में नफरत और कट्टरता की जगह संवाद और सहानुभूति होती। तो अगर हम इस खूबसूरत कल्पना की तुलना आज के भारत से करें तो लेख हमें किन चुनौतियों की ओर इशारा करता है? कहां पर हमें सबसे बड़ा फासला नजर आता है? सबसे बड़ा फासला नजर आता है उस सोच में जिसके आधार पर नीतियां बनती हैं। लेखी के अनुसार अंबेडकर के भारत में हर नीति का केंद्र होता समाज का आखिरी व्यक्ति, अंत्योदय। हाँ, उनका सिद्धांत था कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी कतार में खड़ा आखिरी इंसान तरक्की ना कर ले। विकास की धारा ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बहनी चाहिए थी। और आज हम देखते हैं कि शिक्षा में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिससे युवाओं में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर अंबेडकर की वो मशहूर चेतावनी याद आती है जो उन्होंने संविधान सभा में दी थी। कौन सी? उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। और हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है ना? हमें वोट देने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्या समाज और अर्थव्यवस्था में सबको बराबरी का दर्जा मिला? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। और इसी से एक और बात जुड़ती है, समाज का मिजाज। अच्छा। लेख कल्पना करता है कि बुद्ध के विचारों के प्रभाव के कारण उस भारत के लोग ज्यादा शांत और संतुष्ट होते। समाज में होड़ और नफरत की जगह करुणा और सहयोग होता। तो जो हम आज मेंटल हेल्थ कितनी बात करते हैं, शायद उस समाज में ये इतनी बड़ी समस्या ही नहीं होती, क्योंकि लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझते। युवाओं के बारे में क्या? अंबेडकर को युवाओं से बहुत उम्मीदें थीं। उस काल्पनिक भारत में युवा क्या कर रहे होते? लेख के मुताबिक उस भारत के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले जॉब सीकर्स नहीं बल्कि नौकरियां बनाने वाले जॉब क्रिएटर्स होते। इनोवेटर्स। हाँ, उनकी शिक्षा उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी बनना नहीं सिखाती बल्कि एक इनोवेटर, एक लीडर बनना सिखाती। वो सिर्फ एक निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं होते जो बस कंटेंट देखते रहते हैं, बल्कि वो बौद्धिक रूप से सक्रिय नागरिक होते। बिल्कुल, जो देश की समस्याओं पर सोचते, बहस करते और उनके समाधान में हिस्सा लेते। वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही जागरूक होते। लेख में एक जगह एक बहुत ही भावुक और ताकतवर तस्वीर की कल्पना की गई है, जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, वो इस पूरे लेख का शायद सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा है। कल्पना कीजिए, साल 2026 है। एक क्लासरूम है और एक बूढ़ा शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। वो कहता है, बच्चों, आज तुम सब जो बिना किसी भेदभाव के
एक साथ बैठकर ये शानदार शिक्षा ले रहे हो, वो इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि एक इंसान था जिसने अपनी जिंदगी में हर तरह का अन्याय और अपमान सहा, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ से शिक्षा का दिया कभी बुझने नहीं दिया। ये उस एक इंसान बाबा साहेब की विरासत को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष और दूरदृष्टि आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों का भविष्य तय कर सकती है। ये सोचने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जाहिर है ऐसे भारत की पहचान दुनिया में भी बिल्कुल अलग होती। बिल्कुल, दुनिया भारत को सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य ताकत के रूप में नहीं जानती। भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को दिखाया कि सामाजिक और आर्थिक समानता कैसे हासिल की जाती है। तो भारत की सॉफ्ट पावर उसकी प्राचीन संस्कृति के साथ साथ उसका आधुनिक न्यायपूर्ण समाज होता। वो दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण होता, एक आदर्श होता कि कैसे इतनी विविधता वाला देश भी एकजुट और समान हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लेख के अंत में सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अंत में लेख का सार ये है कि बाबा साहब ने हमें सिर्फ एक संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें उससे भी बढ़कर कुछ दिया। सोचने की ताकत, सवाल पूछने की हिम्मत। सही। उन्होंने सिखाया कि किसी भी देश को बदलने के लिए सिर्फ सत्ता बदलना काफी नहीं होता, समाज की सोच को बदलना पड़ता है। और ये सोच सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, तर्क और वैज्ञानिक नजरिए से ही बदल सकती है। ये विरासत किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे इस लेख की भावना से जुड़ा है। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार हैं, और शायद भारत सही मायने में उस दिन बदलेगा जिस दिन इस देश का हर इंसान दूसरे इंसान को उसकी जाति, उसके धर्म या उसके लिंग से पहले सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के रूप में देखना और स्वीकार करना सीख जाएगा।